विद्यार्थियों, आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो होती है अपनी ठोस अवस्था भौतिकी जो फाइनल में चलती है, बीएससी फाइनल में है। वैसे ये सभी कंपटीशन एग्जाम में इसका योगदान होता है। तो ठोस अवस्था भौतिकी नाम से स्पष्ट है कि इसमें हम किसी भी पदार्थ, अणु, परमाणु, आयन, इनकी संरचना के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें अपना पहला जो चैप्टर होता है वो होता है ठोसों में आबंधन और क्रिस्टल संरचना। जो हमने भी बताया है कि इसमें हम किसी पदार्थ, अणु, आयन, इनकी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। तो विद्यार्थियों, ठोसों में जो आबंधन होता है वो किस किस प्रकार से हो सकता है, क्रिस्टलीय जो स्ट्रक्चर होती है वो कितने प्रकार की हो सकती है, उसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इसकी हम सामान्य जानकारी आज करते हैं। तो पहला जो ठोसों में आबंधन होता है, हमने कहा कि प्रत्येक पदार्थ अणु परमाणु से मिलकर बना होता है। पदार्थ की कोई अवस्थाएं भी होती हैं। तो सामान्यतः हमने जो पदार्थ की अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की अभी तक, वो पढ़ी कि ठोस, द्रव और गैस होती है। अब विद्यार्थियों, जो ठोस होता है वो पदार्थ की अवस्था, उसमें हम क्रिस्टल संरचना का अध्ययन करते हैं। अब उसको समझने के लिए हमारे को यहाँ आबंधों का अध्ययन करना होगा, जिसमें सबसे पहले अपने को पता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, बंधन ऊर्जा होती है, संसंजक ऊर्जा होती है, वो किसी भी, अब न्यूक्लियर फिजिक्स में तो हम डायरेक्ट बोल देते थे कि नाभिक को विभक्त करने के लिए ऊर्जा। यहाँ नाभिक थोड़ी है, यहाँ तो पदार्थ है। तो वही कहा गया कि किसी क्रिस्टल को उसके घटक परमाणु में पृथक करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है प्रति परमाणु, उसे हम कहेंगे संसंजक या आबंधन या बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहा गया कि कोई भी अपने पास क्रिस्टल है, उसको हम उसके घटक में कैसे विभक्त करेंगे या पृथक करने के लिए प्रति परमाणु जो ऊर्जा अपने को आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, संसंजक या बंधन ऊर्जा कहलाती है। यानी कि किसी क्रिस्टल को उसके घटक मुक्त परमाणु में पृथक करने के लिए आवश्यक प्रति परमाणु ऊर्जा को संसंजक या बंधन ऊर्जा कहते हैं। ये अपनी पहली बात क्लियर है, यानी कि जो बाइंडिंग एनर्जी की बात हो क्लियर है। उसके बाद हमने इसी से बनाया अपना सहसंयोजी बंध क्या होगा, सहसंयोजी आबंध क्या होगा। भाई, इसमें परमाणु है जो निकट, कोई दो पास वाले परमाणु लेंगे, दूर वाले तो लेंगे नहीं, क्योंकि उसकी डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, बंध नहीं बना पाएंगे, और बनाएंगे तो कमजोर होंगे। तो इसमें यही कहा गया है कि कोई क्रिस्टल है जिसमें दो पास पास स्थित परमाणु को लेते हैं, उनका जो बाहरी कोश होता है, बाहरी अपूर्ण संयोजी जो कोश होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों के परस्पर साझेदारी में, मतलब दोबारा से देख लेते हैं कि एक क्रिस्टल है, उसमें दो हम निकटतम क्या लेंगे, परमाणु लेंगे, उनके अपूर्ण बाहरी कोशों में, यानी कि जो बाहरी कोश है जो खाली है, पूरा नहीं है, उनमें स्थित संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो परस्पर सह संयोजक बंध बनाते हैं या आबंध बनाते हैं। इस प्रकार से बनने वाले बंधों को हम सह संयोजी आबंध कहते हैं। उसके बाद में अपनी तीसरी बात है वान डेर वाल बंध। अब वान डेर वाल आबंध क्या होता है विद्यार्थियों, जो पदार्थ होता है वो एक परमाणु से दूसरे परमाणु की तरफ आकर्षण या प्रतिकर्षण वहां बल लगता है। कुछ में तो मतलब डायरेक्शन सेम होने के कारण वो जुड़ जाते हैं, डायरेक्शन विपरीत होने के कारण वो निरस्त हो जाते हैं। तो जो डायरेक्शन अपनी सेम होती है वो एक ही दिशा में जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर एक आघूर्ण का, द्विध्रुव आघूर्ण जो हम कहते हैं कि दो ध्रुवों का निर्माण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण होता है। तो हम ये परिभाषा किस रूप से परिभाषित कर सकते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य जो बल कार्यरत होता है उसे तो वान डेर वाल बल कहते हैं। और इन बलों के मध्य बनने वाले ये बल परमाणु या अणु के मध्य क्या बनाते हैं, आबंध बनाते हैं। तो यह आबंध वान डेर वाल आबंध कहलाता है। यानी कि द्विध्रुव आघूर्णों के मध्य लगने वाला बल वान डेर वाल बल कहलाता है, तथा ये बल परमाणु या अणु के मध्य आबंध बनाते हैं जो वान डेर वाल आबंध कहलाते हैं। अब विद्यार्थी, जो अपने इंपोर्टेंट टॉपिक है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टलीय संरचना। क्रिस्टलीय संरचना क्या होगी कि हमने अभी बताया था कि पदार्थ ठोस, द्रव, गैस से मिलकर बना होता है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। इसमें हम ठोस अवस्था के बारे में कहें तो पदार्थ की जो ठोस अवस्थाएं होती है उसमें पदार्थ की कोई निश्चित मतलब आकृति होगी, कोई ज्यामिति होगी, उनकी कोई परास होगी। तो यहाँ जो क्रिस्टलीय
यानी कि स्ट्रक्चर है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो अक्रस्टलीय ठोस में, एक क्रस्टलीय ठोस में। अक्रस्टलीय ठोस आकृति दोनों की होती है, लेकिन जो अक्रस्टलीय ठोस होता है उसमें आकृति फिक्स नहीं होती है, ज्यामिति फिक्स नहीं होती है, ऐसे भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। यानी कि अक्रस्टलीय ठोस तो किसे कहेंगे, कुछ ठोस जो कांच, प्लास्टिक, रबड़ आदि में परमाणु, अणु या आयन की कोई नियमित आकृति, ज्यामिति और दीर्घ संरचना नहीं होती है, वह अक्रस्टलीय ठोस कहलाता है। दूसरी बात हम करें क्रस्टलीय ठोस की, तो ये ऐसे ठोस होंगे जिनकी कोई आकृति निश्चित होगी, ज्यामिति निश्चित होगी, प्रास निश्चित होगी, वह क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। उसके बाद में हमारे को अध्ययन करना है लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, जालक बिंदु क्या होते हैं या जालक क्या होते हैं। तो जालक विद्यार्थियों किसी क्रिस्टल का जालक उन बिंदुओं पर आवर्ती व्यू यानी कि एक आवर्ती संरचना होती है जिस पर क्रिस्टल के अवयवी कण अणु के रूप में, आयन के रूप में, मूलक के रूप में जोड़ने पर एक क्रिस्टल संरचना का निर्माण करते हैं, जो हम कह सकते हैं कि जालक प्लस आधार मिलकर के, कौन कौन से मिलकर के, जालक प्लस आधार मिलकर के क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। यहां आधार का मतलब है अणु, आयन, परमाणु, मूलक, ठीक है। अब यहां अपने को डायग्राम दिया गया है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय जालक के लिए, ठोस के लिए हम बात कर सकते हैं। यहां पॉइंट दिख रहा है, ब्लैक पॉइंट है, यहां खोखला गोला सा है, फिर पॉइंट है, फिर खोखला, यानी कि एक निश्चित आकृति बन रही है ना, क्रमवार क्रमबद्ध चल रहा है, इसमें भी क्रमबद्ध चल रहा है, इसमें भी, अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि एक निश्चित आकृति होती है, निश्चित ज्यामिति होती है, तो ये क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है या क्रिस्टलीय जालक कहलाता है। इसी प्रकार इसमें हम जब देख रहे हैं, पहले दो खोखले हैं, फिर पॉइंट है, फिर खोखला है, फिर पॉइंट है, फिर खोखला, यहाँ तीन आ गए, यहाँ दो आ गए, यानी कि एक निश्चित ज्यामिति का निर्माण नहीं करता है, अर्थात इसे हम अक्रिस्टलीय संरचना के नाम से जानते हैं। अब है अपना आकाशीय लैटिस, जो 3D पॉइंट हम बोलते हैं, 3D स्ट्रक्चर जो बोलते हैं, यानी कि इसमें आकाश में जालक बिंदु की जो स्थिति अपने पास होती है उनको याद करने के लिए आकाशीय जालक का उपयोग किया जाता है। इसमें तीन असमतलीय एकांक सदिशों की जब बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, यानी कि तीनों असमतलीय एकांक सदिशों को बार बार स्थानांतरित कर आकाश में सभी जालक बिंदु को व्यक्त किया जाता है, और ये एकांक सदिश आधार सदिश या मूलभूत सदिश कहलाते हैं। जैसे विद्यार्थियों यहाँ अपने को दिखाया गया है, एक लाइन है, सीधी रेखा है, इस पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, और उनके मध्य की डिस्टेंस क्या ली गई है, ए वेक्टर। अर्थात हम इस जालक को क्या कह सकते हैं, रैखिक जालक। भाई एक ही रेखा पर एकांतर क्रमबद्ध जो बिंदु स्थित हैं उसे क्या कह सकते हैं, रैखिक जालक। यहाँ अपने को दो दिशाओं में दिख रहा है, एक की बी है, एक की ए है, तो इसे हम कह सकते हैं समतलीय जालक, और ये 3D में है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं आकाशीय जालक। तो विद्यार्थियों ये बेसिक बात थी अपनी आज, जिसके बारे में लैटिस के बारे में बताया गया है, और जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस है उसके बारे में बताया गया है। अगली क्लास में हम परमिटिव सेल यानी कि अभाज्य कोष्ठिका क्या होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।